हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी नौका वहां डूबी जहां पानी कम था। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाना नहीं है, हमारे देश के इतिहास का भी यही हाल है। जब हम देश के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो ज्यादातर हमारे गद्दारों ने, हमारे देश के गद्दारों ने जो गद्दारी की है हमारे देश के साथ, वो सेम इसी गाने की तरह है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी नौका वहां डूबी जहां पानी कम था। नमस्कार, मैं फिर से आ गया हूं आपके साथ इतिहास के एक नए पन्ने को खोलने के लिए। और आज जिनकी हम बात करेंगे वो भारत के वो वीर सपूत थे जिन्होंने किसी एक विदेशी आक्रांता को 16 बार खदेड़ के भगाया था, लेकिन 17वीं बार वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, आगे बताते हैं। फिलहाल ये बता दें कि वो कोई और नहीं, हमारे देश के महान राजा पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे राज किया करते थे। जो दिल्ली सल्तनत की बात हम करते हैं, लोधी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, जितनी भी, और उसके बाद मुगल साय, जितनी भी डायनेस्टीज हैं, वो सारी की सारी इनके बाद ही आई थी। तो सबसे पहले एक छत्र राज हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का। हुआ यूं था कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पे राज किया करते थे और इनके पड़ोस में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जयचंद। और जयचंद की बिटिया थी, जयचंद की राजकुमारी थी जिनका नाम था संयोगिता। संयोगिता से प्रेम कर बैठे थे पृथ्वीराज चौहान और उनकी प्रेम कहानी इतनी मशहूर हुई कि पूरे देश में हल्ला हो गया कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस बात से हमारे जयचंद बड़े दुखी थे। पता नहीं क्यों दुखी थे, मुझे समझ में नहीं आता। हम उस टाइम पे तो जा नहीं सकते, पूछ नहीं सकते उनसे कि क्यों दुखी हो भाई आप, लेकिन वो दुखी थे। वो क्यों दुखी थे पता नहीं। तो उन्होंने संयोगिता की स्वयंवर रचा दी। एक स्वयंवर रखाया गया संयोगिता के लिए, जिसमें पूरे देश से बहुत सारे राजाओं को बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह से बेइज्जत करने के लिए उनकी मूर्ति को लगा दिया गया चौकीदार की जगह पर, और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की वहां पर बेइज्जती की गई। तो उस वक्त संयोगिता ने जब ये सारी चीजें देखी कि पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया है, वो तो पूरी तरह से प्रेम में थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को खत लिखकर बोल दिया कि मेरे पिताश्री बिना मेरी मर्जी के मेरा स्वयंवर करा रहे हैं। कैसी विडंबना है, बिना मेरी मर्जी के मेरा स्वयंवर करा रहे हैं और आप आमंत्रित नहीं हो, आप आइए और मुझे ले जाइए। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान अपने घोड़े को निकाले और पहुंच गए जयचंद के राज में और वहां भरी सभा में वहां से संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले आए। और उसके बाद से जितने भी राजा थे देश के, जितने भी राजपूत राजा थे, सारे के सारे पृथ्वीराज चौहान से खफा हो गए। और इसके बाद जयचंद भी कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगे पृथ्वीराज चौहान से। मंजर ऐसा हुआ कि 1192 की बात है, जब मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर से आक्रमण करने की कोशिश की और इस बार उसका साथ दिया जयचंद ने। सोच लीजिए, अपनी ही बेटी का घर उजाड़ने को भी तत्पर था वो इंसान, सिर्फ नफरत। और पृथ्वीराज चौहान के राज के बारे में, क्योंकि वो पड़ोसी राज के थे राजा, उनको पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली के राज के बारे में सब कुछ पता था। कहां से खुफिया रास्ते हैं,
कहां से कोई भी अंदर दाखिल हो सकता है राज में। और ये सारी जानकारी जयचंद ने मोहम्मद गौरी को दी और मोहम्मद गौरी ने बड़े आसानी से दिल्ली के अंदर घुसपैठ कर लिया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए। उन्होंने पूरी जी जान लगा दी और उन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं से मदद भी मांगी, लेकिन मदद किसी ने नहीं दिया उन्हें। क्यों नहीं दिया मदद? क्योंकि उस सभा में जो सारे राजाओं का उन्होंने अपमान किया था, संयोगिता को वहां से उठा कर ले आए थे, उस वजह से कोई भी राजपूत राजा उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। और इसी वजह से उस वक्त पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर इतनी यातनाएं दी, उनके दोनों आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने कहा कि तुम मुझसे आंखें नीची करके बात करो। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारा कि तुम जो करना चाहते हो मेरे साथ वो कर सकते हो। और उस वक्त लोहे का गर्म सरिया उनकी आंखों में डाल दिया गया था और उनको अंधा बना दिया गया था। उस वक्त उनके एक दोस्त उनके साथ थे, एक मित्र उनके साथ थे, जिनका नाम था चंद्रवर्ताई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के सभा के बहुत बड़े कवि भी थे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को यह कहा कि पृथ्वीराज चौहान बिना देखे शब्द भेदी बाण चलाने में पूरी तरह से निपुण है। मोहम्मद गौरी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसको कोई इल्म ही नहीं थी कि शब्द भेदी बाण भी कोई चीज होती है। उस वक्त उन्होंने बोला, अच्छा ऐसी बात है, बुलाया जाए, उनको कारागार से निकाला जाए, हमारे सामने पेश किया जाए। तो उस वक्त चंद्रवर्दाई ने 2 लाइन कहे थे अपने दोस्त के लिए। उस वक्त उन्होंने 2 बहुत गंभीर लाइनें कही थी। वो लाइनें इस प्रकार थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये 2 लाइनों में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी की लोकेशन बता दी थी कि मोहम्मद गौरी कहां बैठा हुआ है और तुम वहां निशाना लगाओ और उसे मार दो। और मोहम्मद गौरी हंस रहा था, इसलिए उसकी पूरी आवाज पृथ्वीराज चौहान के कानों में जा रही थी। वो शब्द भेदी बाण चला रहे थे और इस 2 पंक्तियों ने उनका पूरा भरपूर सहयोग किया और उन्होंने तीर छोड़ा और वो सीधा मोहम्मद गौरी की छाती में जाकर लगी। और इस प्रकार मोहम्मद गौरी का अंत हो गया। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने और चंद्रवर्ताई ने एक दूसरे को मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान, जो कि हमारे देश के, या ये कह लें कि दिल्ली के आखिरी हिंदू राजा थे, उसके बाद कोई हिंदू शासक ने दिल्ली पे राज नहीं किया। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी, जिसे आप कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी का वहां रूल चला। क्योंकि स्लेव डायनेस्टी भी मैं आपको बता दूं, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, स्लेव डायनेस्टी जो थी वो क्यों कही जाती है स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी इसलिए कही जाती है क्योंकि गौरी का एक स्लेव हुआ करता था, गौरी का एक गुलाम हुआ करता था, मोहम्मद गौरी का। उस गुलाम ने मोहम्मद गौरी की बेटी से शादी कर ली थी और इस वजह से वो उसका दामाद बन गया था तो स्लेव, उसके पास ना राज था ना पाठ था, तो उसे दिल्ली की सल्तनत दे दी गई थी कि जाओ, मैंने अभी छीना है किसी से गद्दारी से, तुम जाओ वहां पे मेरी बेटी को जाकर लेकर रहो। और वहां से स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। तो ये तो खैर उनकी बात हो गई। वापस से आ जाते हैं हम
जयचंद पे। दोस्तों जयचंद ने उस वक्त, उसकी मनोदशा क्या रही होगी मुझे तो नहीं पता है, लेकिन जो भी रही होगी उसकी वजह से आज तक भारत बहुत सारी यातनाओं को झेलता जा रहा है। जयचंद ने उस वक्त अगर पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी नहीं की होती तो ना इस्लामिक सल्तनत भारत में आती, ना ही स्लेव डायनेस्टी भारत में आती, ना ही उसके बाद जितनी भी डायनेस्टीज हुई वो कोई भी आ पाती। तो इस देश में इस्लामिक रूल लाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई है, या कह ले इस्लामिक कट्टरपंथियों को लाने वाला अगर कोई था, या कह लें इस्लामिक आक्रांता को कोई लाने वाला था, तो वो कोई और नहीं जयचंद था। और उसके बाद जयचंद का क्या होना था? उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उसके साथ भी वही किया जो उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। गद्दार को गद्दारी की सजा तो उसी वक्त मिल गई थी, लेकिन अगर सही मायने में भारत जो कि सोने की चिड़िया कही जाती है, उस सोने की चिड़िया के पर किसी ने सही मायने में कतरे हैं तो वो कोई और नहीं था, वो था जयचंद। आज भी हम किसी को धोखेबाज या गद्दार की उपमा देते हैं तो वहां पर जयचंद का नाम जरूर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा गद्दार था जयचंद। जयचंद की गद्दारी का समा तो आज भी बंधा हुआ है, आज भी भारत उसे झेल रहा है। खैर, अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको कहानी सुना सकते हैं और हमारे महान सपूतों के बारे में बता सकते हैं, और उनके साथ जिन तुच्छ लोगों ने गद्दारी की उसके बारे में बता सकते हैं, और कुछ नहीं बता सकते। तो आज यही समाप्त करते हैं इस कहानी को। इतिहास के पन्नों में आज सिर्फ इतना ही। मैं हर्ष श्रीवास्तव फिर से अगले सेगमेंट में एक और कहानी के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। तब तक के लिए देखते रहें WCG न्यूज, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें इस वीडियो।